नमस्कार, मैं हूँ राजीव और आज हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ रहे हैं गिफ्ट सिटी से, अहमदाबाद से और इंडिया आईएनएक्स अ, इसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं रितेश बिज़नेस डेवलपमेंट देखते हैं और इंडिया आईएनएक्स ग्लोबल एक्सेस इसके भी डायरेक्टर हैं। ये दोनों भूमिकाएँ सँभालते हैं। रितेश, बहुत स्वागत है आपका। गिफ्ट सिटी का हम बहुत नाम सुनते हैं और उसमें इंडिया थैंक यू सर। आईएनएक्स की एक बड़ी भूमिका है। लगभग अब 1 दशक हो रहा है इसके कामकाज को। लेकिन अभी भी हमारे आम निवेशक जो हैं वो गिफ्ट सिटी और उसके अंदर इंडिया आईएनएक्स की भूमिका को लेकर के बहुत उनके मन में स्पष्ट नहीं होता है कि अच्छा काम क्या होता है वहाँ पे? हम मोटा-मोटा ये जानते हैं कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स को भारत के बाज़ार के साथ कनेक्ट करने में एक पुल की भूमिका आप निभाते हैं। एक स्टॉक एक्सचेंज है लेकिन जिसकी ज़्यादा भूमिका जो है वो ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए है, ग्लोबल इन्वेस्टर्स को भारत में लाने के लिए है। अभी तक का क्या अनुभव रहा है गिफ्ट सिटी में इंडिया आईएनएक्स का और कितनी सफलता जिस उद्देश्य के साथ इसकी शुरुआत हुई है, उसमें हम कितना आगे बढ़ पाएँ? इंडिया एनेक्स बीएससी ने 2017 में इस्टेब्लिश किया था और ये गिफ्ट सिटी का पहला इंटरनेशनल एक्सचेंज था 2017 में। और जहाँ तक मुझे याद है कि उस समय जो इंटरनेशनल जोन है उसमें केवल एक ही बिल्डिंग होती थी और इंडिया एनेक्स जो उस बिल्डिंग का पहला ऑफिस था जो गिफ्ट सिटी में लाइव गया था। इस ऑफिस का इनॉग्रेशन हमारे भी ऑनरेबल पीएम मोदी जी ने किया था। गिफ्ट सिटी में नॉन रेजिडेंट इंडियंस को काफ़ी तरह के टैक्स बेनिफिट दिए गए, इन दैट सेंस कि गिफ्ट सिटी में जैसे अगर आप कंपेयर करेंगे भारतीय एक्सचेंजेस से, तो गिफ्ट सिटी एक्सचेंजेस और बीएससी और इंडिया एनएक्स में जो बेसिक डिफरेंस है किसी भी नॉन रेजिडेंट क्लाइंट्स के लिए, अ, जब वो इंडिया में किसी भी ब्रोकर के साथ अकाउंट खोलते हैं, उनको पैन नंबर इंडिया में लेना कंपलसरी होता है। और अगर वो नॉन रेजिडेंट है, नॉट एनआरआई बट अ नॉन रेजिडेंट, उनको एफपीआई रजिस्टर करना कंपलसरी होता है, तभी वो इंडियन एक्सचेंजेस पर ट्रेड कर सकते हैं। गिफ्ट सिटी में नॉन रेजिडेंट के लिए कैपिटल गेन टैक्स एग्जाम्प्टेड है, इसीलिए फॉर ट्रेडिंग ऑन इंडिया एनेक्स, इसीलिए वो बिना पैन नंबर के भी अपना ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं और अपना ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करके गिफ्ट के एक्सचेंजेस पर ट्रेड कर सकते हैं। उनको जो उनके कंट्री का बैंक अकाउंट है, जिस भी कंट्री को वो बिलोंग करते हैं, वहाँ से वो यूएसडी या उस रेस्पेक्टिव करेंसी में पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। करेंसी का मूवमेंट फ्री है, कभी भी ला सकते हैं और कभी भी ले जा सकते हैं, तो करेंसी के मूवमेंट पर किसी भी तरह का रेस्ट्रिक्शन नहीं है। इसके अलावा नॉन रेजिडेंट्स के लिए ट्रांजैक्शन चार्जेस में भी सरकार ने बेनिफिट दिए हुए हैं कि जब इंडिया में कोई भी व्यक्ति ट्रेड करता है तो उसको एसटीटी लगता है, स्टैम्प ड्यूटी लगता है, जीएसटी लगता है, एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्जेस भी हैं। लेकिन गिफ्ट सिटी में ना तो एसटीटी है, ना स्टैम्प ड्यूटी है, ना जीएसटी है। और आज के समय में इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज ने अपने एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्जेस भी ज़ीरो किए हुए हैं टू प्रमोट दिस jurisdiction, टू प्रमोट दिस एक्सचेंज एंड टू बिल्ड अप द लिक्विडिटी। इसीलिए आप देखेंगे कि जो एनआरआई या नॉन रेजिडेंट्स के लिए गिफ्ट सिटी बेसिकली इंडियन कैपिटल मार्केट का इजी एक्सेस देता है। इंडिया में आने के लिए आपको पैन चाहिए या आपको एफपीआई रजिस्टर करना है, लेकिन गिफ्ट सिटी में इंडिया एनेक्स पर ट्रेड करने के लिए इंडियन सिक्योरिटीज़ में या इंडियन ट्रेड करने के लिए उनको काफ़ी इजी एक्सेस है। विदाउट पैन नंबर कैन ओपन ट्रेडिंग अकाउंट, कैपिटल गेन नहीं है, कैपिटल गेन टैक्स नहीं है, ट्रांजैक्शन चार्जेस में काफ़ी रियायतें हैं। तो इट्स कंपैरेटिवली मच मच जी, बेटर ऑप्शन फॉर नॉन रेजिडेंट इंडियंस। बिल्कुल। तो नॉन रेज़िडेंट इंडियंस के लिए एक बड़ी सहूलियत आप भारतीय बाज़ार में निवेश के नज़रिए से देते हैं। साथ में एफपीआईज़ के लिए भी और जो दूसरे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं जो इसके अलावा जो बैंकिंग यूनिट्स हैं, ये सब आपके साथ जुड़ कर के काम कर पाती हैं। तो अगर आप ट्रेडिंग वॉल्यूम्स के नज़रिए से थोड़ा-सा एक हिसाब बता पाएँ कि
किस तरह के इन्वेस्टर्स की भागीदारी आज की तारीख में इंडिया आईएनएक्स में ज़्यादा है? ओके, तो सर आज की तारीख में जो गिफ्ट सिटी एक्सचेंजेस हैं उस पर अभी केवल डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स अवेलेबल हैं। तो डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स में हमारा जो उद्देश्य है इक्विटी प्रोडक्ट भी इनेबल करना है, क्योंकि आप देखेंगे कि जो इन्वेस्टर्स हैं, अगर 100 इन्वेस्टर्स एक्सचेंज पे काम कर रहे हैं तो प्रोबेबली डेरिवेटिव में ट्रेड करने वाले शायद 5 या 10 ही होंगे। लेकिन इक्विटी प्रोडक्ट्स में काम करने वाले, शेयर्स खरीदने वाले, ईटीएफ खरीदने वाले 100% होते हैं। तो हमारा उद्देश्य पहला ये है कि हम कैसे इक्विटी प्रोडक्ट को इंडिया नेक्स्ट पे इनेबल कर सकें, स्पेशली द प्रोडक्ट अवेलेबल ऑन इंडियन एक्सचेंजेस। तो इसी के लिए हम लोग ईटीएफ प्लान कर रहे हैं, और दैट इज ईटीएफ क्रिएटेड ऑन इंडियन प्रोडक्ट्स। और मुझे उम्मीद है हम इस साल 2026 में इंडियन फोकस्ड स्टॉक्स के ईटीएफ इंडिया नेक्स्ट पे लॉन्च कर पाएंगे, जिससे कि इंडियन कैपिटल मार्केट का इजी एक्सेस हम नॉन रेजिडेंट क्लाइंट्स को दे सकें। अच्छा, गिफ्ट सिटी केवल ऐसा नहीं है कि इंडियन कैपिटल मार्केट का एक्सेस नॉन रेजिडेंट को देता है। गिफ्ट सिटी क्या है कि एक कनेक्ट बोल सकते हैं बिटवीन द ग्लोबल एक्सचेंजेस विद ग्लोबल मार्केट्स, विद इंडियन मार्केट, विद ग्लोबल मार्केट। मींस वी प्रोवाइड टू वे एक्सेस। मतलब हम ना केवल नॉन रेजिडेंट को इंडियन कैपिटल मार्केट का इजी एक्सेस देना चाहते हैं और देते हैं इंडिया एनेक्स के थ्रू। हमारी एक और सब्सिडरी है इंडिया एनेक्स ग्लोबल एक्सेस, जो ग्लोबल कैपिटल मार्केट का इजी एक्सेस देती है इंडियन क्लाइंट्स को। तो इंडिया एनेक्स ग्लोबल एक्सेस इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज की एक 100% सब्सिडरी है। बेसिकली हमने 2018 में इस सब्सिडरी को बनाया था, और इनिशियली 4-5 साल मीन्स 2018 टू 2022 इसमें बीएसई जो इंडिया नेक्स्ट ब्रोकर्स थे, जो मेंबर ब्रोकर ऑफ एक्सचेंज हु वांट टू ट्रेड ऑन इंटरनेशनल एक्सचेंज एज अ क्लाइंट वर द क्लाइंट। तो हम लोग कॉर्पोरेट अकाउंट्स ही ओपन कर रहे थे और गिफ्ट बेस्ड एंटिटीज के कॉर्पोरेट अकाउंट ओपन कर रहे थे। 2022 के बाद हम लोगों ने रिटेल इंडिविजुअल क्लाइंट भी ऑनबोर्ड करने शुरू किए। तो आज की डेट में इंडिया नेक्स्ट ग्लोबल एक्सेस के साथ 200 से ज़्यादा ब्रोकर्स ने टाई अप किया हुआ है टू ऑफर ग्लोबल प्रोडक्ट टू रेजिडेंट इंडियन क्लाइंट्स। तो जी, उदाहरण के तौर तो पर जब आप इसे रितेश जी थोड़ा सा अगर एक आसान तरीके से ये समझाएं, आज की तारीख में अगर राजीव रंजन झा को इंडिया आईएनएक्स ग्लोबल एक्सेस के जरिए किसी तरह से इंटरनेशनल इक्विटी मार्केट्स में पैसा लगाना है, तो क्या करना होगा मुझे, और क्या क्या ऐसे एवेन्यूज हैं जहां पर मैं निवेश कर पाऊंगा, और कौन सी चीजें हैं जहां पर अभी भी रास्ता बंद है? अच्छा, तो आज के समय में अगर किसी भी भारतीय निवेशक को ग्लोबल एक्सचेंजेस पर कुछ खरीदना बेचना है या निवेश करना है, तो उसके लिए सबसे आसान तरीका है कि आप अपने एग्जिस्टिंग ब्रोकर्स को ही अप्रोच कर सकते हैं। तो मैंने जैसा बोला कि 200 से ज़्यादा बीएसई के ब्रोकर्स ऑलरेडी ग्लोबल प्रोडक्ट इंडिया एनेक्स के थ्रू ऑफर कर रहे हैं। तो अगर आपका किसी भारतीय ब्रोकर के साथ, इंडियन ब्रोकर के साथ, बीएसई ब्रोकर के साथ अकाउंट है फॉर ट्रेडिंग ऑन इंडियन एक्सचेंजेस, आप उसे अप्रोच कर सकते हैं फॉर ओपनिंग अ अकाउंट फॉर अ ग्लोबल मार्केट ऑल्सो। तो जैसा हम लोगों का क्लाइंट ऑनबोर्डिंग लिंक बहुत सारे ब्रोकर्स की वेबसाइट पर अवेलेबल है। जैसे एग्जांपल के तौर पर बताता हूँ कि से अगर आपका आनंद आटी के साथ अकाउंट है, तो आनंद आटी की वेबसाइट पे जब आप ग्लोबल इन्वेस्टिंग पर क्लिक करेंगे और वहाँ अकाउंट इनिशिएट करेंगे, अकाउंट ओपनिंग वापस से इसमें करना पड़ता है, क्योंकि हम एक डिफरेंट जुरिडिक्शन में बैठे हैं। भले ही ये इंडिया में है गिफ्ट सिटी, लेकिन दिस इज डीम्ड फॉरेन टेरिटरी विद इन इंडिया इटसेल्फ। और जैसा इंडिया में, भारत में कैपिटल मार्केट के लिए रेगुलेटर सेबी है, बैंकिंग के लिए रेगुलेटर आरबीआई है, गिफ्ट सिटी में एक यूनिफाइड रेगुलेटर है आईएफएससीए, जो गिफ्ट सिटी के लिए सेबी की भी, आरबीआई की भी, पीएफआरडीए, आईआरडीए सभी का पावर रखता है। तो ये अगेन एक सहूलियत देने का तरीका है कंपनीज को कि उनको मल्टीपल जगह जाकर अप्रूवल्स नहीं लेने हैं। तो जब आप एज अ निवेशक किसी भी इंडियन ब्रोकर्स की वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ प्रोबेबली आपको इंडिया एनेक्स ग्लोबल एक्सेस का लिंक मिलेगा, जिससे आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और अकाउंट ओपन करने के बाद
इंडिया एनेक्स का मोबाइल ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर या ऑनलाइन, और उसके थ्रू आप विदेशी एक्सचेंजेस पर खरीद बिक्री कर सकते जी। हैं फॉरेन सिक्योरिटीज की। और कुछ बिल्कुल, तो मैं ब्रोकर्स क्या-क्या खरीद से पाऊँगा? क्या मैं अगर मान लीजिए मैं नैस्डैक के किसी शेयर में निवेश करना चाहूँ, सीधे उनका शेयर खरीदना चाहूँ, वो खरीद पाऊँगा? या इसी तरह से अगर मैं दक्षिण कोरिया का आजकल यही सब नाम निवेशकों के मन में खूब चल रहे हैं क्योंकि ये सारे बाज़ार बहुत तेज़ भाग रहे हैं। यस तो यस यस। क्या इन बाज़ारों के शेयरों में हम सीधे पैसा लगा पाएँगे या उनके इंडेक्स में हम ट्रेडिंग कर पाएँगे? क्या-क्या चीज़ें उपलब्ध हैं? ओके, तो हम सभी वो प्रोडक्ट अलाउ करते हैं जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेजिडेंट इंडियन को परमिट करता है। तो एलआरएस के थ्रू जब एक भारतीय पैसा भेजता है देश के बाहर, तो वो बेसिकली बैंक के थ्रू पैसा जाता है, क्योंकि भारतीयों का अकाउंट रुपए में है और विदेशी ब्रोकर का अकाउंट डॉलर में या फॉरेन करेंसी में है। तो जब भारतीय इन्वेस्टर अपना पैसा भेजता है देश के बाहर, तो बैंक उसको कन्वर्ट करता है फ्रॉम रुपी टू डॉलर। इवन इंडिया एंड ग्लोबल एक्सेस के अकाउंट में भी जब पैसा आएगा, तो जिस बैंक में आपका अकाउंट है उसके थ्रू आप रिमिटेंस करेंगे एलआरएस का, और वो पैसा इंडिया एनएक्सजीए के अकाउंट में डॉलर में आएगा। ठीक है। तो आज की डेट में हम जो भी प्रोडक्ट एलआरएस में परमिटेड हैं, चाहे वो इक्विटी हो, बॉन्ड हो, म्यूचुअल फंड हो, ईटीएफ हो, हम सभी प्रोडक्ट ऑफर करते हैं। और क्लाइंट जिस प्रोडक्ट में चाहे उस प्रोडक्ट में खरीद बिक्री कर सकता है। तो अगर आपका चॉइस है कि भाई मुझे नैस्डैक से नैस्डैक 100 ईटीएफ लेना है, हाँ आप ले सकते हैं। आपका चॉइस है कि भाई मुझे एप्पल या माइक्रोसॉफ्ट या एनवीडिया का शेयर लेना है, हाँ आप ले सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म के थ्रू ग्लोबल स्टॉक्स अवेलेबल हैं, ग्लोबल ईटीएफ्स अवेलेबल हैं। एक प्रोडक्ट जो आज की डेट में इंडियन मार्केट में वाइडली अवेलेबल नहीं है, लेकिन जो बेटर प्रोडक्ट है इंडियन इन्वेस्टर्स के लिए, हम वो प्रोडक्ट इनेबल करना चाहते हैं। जब इंडियन क्लाइंट्स विदेशी बाजारों में खरीदने या बेचने जाते हैं, तो उस देश का टैक्स का इम्प्लीकेशंस आता है। कुछ कंट्रीज में इनहेरेंट टैक्स हो सकता है कि आपने वहाँ से आपने 1 करोड़ का पोर्टफोलियो बनाया, लेकिन जब आपके लीगल हायर को वो पोर्टफोलियो ट्रांसफर करने का बारी आएगा तो शायद वहाँ 40% टैक्स हो। किसी कंट्री में अलग अलग टैक्स होता है। तो जो ज़्यादा टैक्स इफिशिएंट प्रोडक्ट हैं, दे आर कॉल्ड यूसिट्स। यूसिट्स बेसिकली यूरोप में बनते हैं, लग्जमबर्ग या आयरलैंड में। दुनिया जान की लग्जमबर्ग इज अ काइंड ऑफ मक्का फॉर एसेट मैनेजमेंट कंपनी। दुनिया जान की एसेट मैनेजमेंट कंपनी ने लग्जमबर्ग में एक ऑफिस खोला हुआ है, जहां से वो लोग अपने ही ओरिजिनल ईटीएफ या म्यूचुअल फंड का फीडर बनाते हैं, और वो फीडर मोर टैक्स इफिशिएंट है। तो हम लोगों का उद्देश्य है कि हम यूसिट्स प्रोडक्ट्स को, जो ज़्यादा टैक्स इफिशिएंट प्रोडक्ट हैं भारतीय निवेशकों के लिए, वो कैसे इनेबल कर सकते हैं। तो हम उस पर काम कर रहे हैं, और प्रोबेबली अगस्त तक हम अपने आईएनएक्सजीए के प्लेटफॉर्म पर यूसिट्स प्रोडक्ट इनेबल कर देंगे, जो ज़्यादा टैक्स इफिशिएंट प्रोडक्ट हैं फॉर रेजिडेंट इंडियंस। जी। अच्छा रितेश, आपने 2 पहलुओं से समझाया। एक तो ये कि जो एनआरआईज़ हैं, जो विदेश में रह रहे भारतीय हैं, वो कैसे भारतीय शेयर बाज़ार में निवेश करने के लिए आपके प्लेटफ़ॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो घरेलू निवेशक हैं, यहाँ के निवेशक हैं, वो कैसे विदेशी बाज़ारों में एक्सपोज़र ले सकते हैं। लेकिन जब गिफ्ट सिटी का आरंभ हुआ और उसमें ख़ास तौर पे इंडिया आईएनएक्स की शुरुआत हुई, तो एक बड़ा उद्देश्य ये था कि जो दूसरे देशों के जो एक्सचेंज हैं, जिन पर हमारी काफ़ी निर्भरता रहती थी, जैसे हम उस समय हमेशा बात करते थे सिंगापुर निफ्टी में क्या हो रहा है, सिंगापुर एक्सचेंज में क्या हो रहा है। हम उस सेंटर को, एपिसेंटर को उठा कर के भारत की सीमा के अंदर लाना चाह रहे थे। तो इस बड़े उद्देश्य में अभी तक कितनी सफलता मिली है और जो इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी है, वो गिफ्ट सिटी में इंडिया आईएनएक्स के थ्रू कितनी बढ़ी है? ओके, तो आपने सिंगापुर निफ्टी का बात किया, तो वो ऑलरेडी गिफ्ट निफ्टी हो चुका है, और वो ऑलरेडी उसका जो अंडरलाइंग लिक्विडिटी है वो गिफ्ट सिटी में आ चुका है।
इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की अगर आप बात करेंगे तो हाँ, गिफ्ट सिटी बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है। आज की डेट में 1100 डिफरेंट 1100 से ज़्यादा एंटिटी गिफ्ट सिटी में रजिस्टर्ड हैं। मुझे लगता है कि शायद 1150 टच करने वाला होगा ये आंकड़ा। तो 1150 डिफरेंट एंटिटी रजिस्टर्ड हैं गिफ्ट सिटी में, और द पार्टिसिपेशन फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ entities is definitely building up or growing very fast. जी। आपने हाल में एक और नई चीज़ सामने रखी थी, वो था सेंसेक्स यूएसडी, यानी डॉलर में सेंसेक्स का एफएनओ। तो वहाँ पर अभी तक कितनी प्रगति हुई है और ये मामला मतलब कितना वॉल्यूम बनता हुआ दिख रहा है इसमें? ओके, तो जैसा कि बीएससी पे सेंसेक्स ट्रेड होता है रुपी में, और एक्सपायरी उसकी है लास्ट थर्सडे ऑफ दैट वीक और ऑफ दैट मंथ, डिपेंडिंग अपॉन द कॉन्ट्रैक्ट इन विच द क्लाइंट्स आर ट्रेडिंग। गिफ्ट सिटी में भी हम लोगों ने सेम ही कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च किया है, अंडरलाइंग सेम अंडरलाइंग के साथ कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च किया है। लेकिन डिफरेंस है कि गिफ्ट सिटी में इंडियन एक्स पे सेंसेक्स डॉलर में ट्रेड होता है। तो जैसे इंडिया में अगर सेंसेक्स 80,000 ट्रेड हो रहा है और 20 का लॉट है, तो 16 लाख रुपए का एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया, जिसपे 12% के आसपास मार्जिन लगता है। तो 2 लाख रुपए अगर अकाउंट में है इन्वेस्टर के, तो वो एक सेंसेक्स का फ्यूचर खरीद सकते हैं। गिफ्ट सिटी में ये डॉलर में ट्रेड हो रहा है और एक का लॉट है, तो अगर 80,000 सेंसेक्स चल रहा है तो 80,000 मल्टीप्लाइड बाय 1, 80,000 डॉलर का कॉन्ट्रैक्ट हो गया। तो तकरीबन रुपए के टर्म में 70-72 लाख का एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया। लेकिन मार्जिन गिफ्ट सिटी में 5% के आसपास है, तो तकरीबन $4,000 में $80,000 का एक कॉन्ट्रैक्ट आ जाता है, जो इन्वेस्टर्स खरीद या बेच कर सकते हैं। वॉल्यूम्स की आप बात करेंगे, जो वॉल्यूम्स बिल्डअप है, लिक्विडिटी अच्छा है। यहाँ ट्रेडिंग 22 घंटे अवेलेबल है। तो इंडिया एनएक्स सुबह 4:30 बजे ओपन होता है और अगले दिन सुबह 2:30 बजे बंद होता है। तो अगर रात को 12 बजे भी आप किसी इन्वेस्टर को, निवेशक को सेंसेक्स का फ्यूचर खरीदना है या बेचना है, तो वो रात को 12 बजे भी खरीद सकता है। और आज की डेट में जो वॉल्यूम्स हैं वो तकरीबन $500 मिलियन के आसपास हैं सेंसेक्स फ्यूचर में। अगर आप देखेंगे तो कुछ महीना थोड़ा 150 ऊपर नीचे, समथिंग लाइक दैट। वो एग्जैक्ट नंबर 500 जी मिलियन मंथ के आसपास है। यस जी। और वापस इस डॉलर में ट्रेड होने वाले सेंसेक्स फ्यूचर ऑप्शन में भागीदारी किन की हो सकती है? कौन इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कौन नहीं कर सकते? हाँ, तो सेंसेक्स फ्यूचर में देखिए, रेजिडेंट इंडियंस का पैसा गिफ्ट सिटी में एलआरएस के थ्रू आता है। तो एलआरएस में रेजिडेंट इंडियन को ना तो डेरिवेटिव अलाउड है और ना ही आरबीआई उन्हें लीवरेज परमिट करता है। तो चूंकि ये दो चीज़ें परमिट नहीं है रेजिडेंट इंडियन को, तो गिफ्ट सिटी में रेजिडेंट इंडियन आ सकते हैं, इंडिया एनेक्स पे अकाउंट खोल सकते हैं, लेकिन आज की डेट में डेरिवेटिव है तो कुछ कर नहीं पाएंगे। तो डेरिवेटिव प्रोडक्ट आज की डेट में सेंसेक्स केवल नॉन रेजिडेंट्स के लिए है या गिफ्ट बेस्ड एंटिटीज के लिए है। तो इसमें जो पार्टिसिपेशन है मेनली गिफ्ट बेस्ड एंटिटीज जो ब्रोकर्स हैं उनका, प्रॉप का, और एनआरआई और एफपीआई क्लाइंट्स का पार्टिसिपेशन है आज की डेट में सेंसेक्स का। रेजिडेंट इंडियंस के लिए भी हम लोग प्रोडक्ट पर काम कर रहे हैं। तो हम फॉरेन ईटीएफ्स को इंडिया एनेक्स पे लिस्ट करने का प्लान कर रहे हैं और 2026 में हम डेफिनेटली कुछ वाइड रेंज ऑफ ईटीएफ्स ला पाएंगे, जिससे कि घरेलू निवेशक को भी विदेशी एक्सचेंजेस पर ना जाना पड़े, उनको भी इंडियन एक्सचेंज पर विद इन इंडियन एंड टैक्स रेगुलेटरी फ्रेमवर्क एक ऐसा ऑप्शन मिले जिसपे वो ईटीएफ खरीद पाएं और बेच पाएं और अपने ही डीमेट अकाउंट में रख पाएं। क्योंकि जब आप विदेश में जाकर किसी ब्रोकर के थ्रू शेयर्स खरीदते हैं या बेचते हैं, तो वो शेयर्स या ईटीएफ आपके अपने डीमेट अकाउंट में नहीं आते हैं। वो विदेशी ब्रोकर ही एज अ कस्टोडियन और एज इन अ पूल और इन अ स्ट्रीट नेम, डिपेंडिंग अपॉन द जुडिक्शन, उन शेयर्स को आपके बेहाफ पर होल्ड करता है। लेकिन जब हम ये फॉरेन सिक्योरिटीज, जब फॉरेन ईटीएफ इंडिया एनेक्स पर इनेबल कर देंगे, तो इन घरेलू निवेशक इंडिया एनेक्स पर ही, जो गिफ्ट सिटी का एक्सचेंज है, विदेशी सिक्योरिटीज और विदेशी ईटीएफ खरीद पाएंगे और अपने खुद के डीमेट अकाउंट में रख पाएंगे। तो गिफ्ट सिटी में डिपॉजिटरी है आईआईडीएल, आपने इंडिया में सुना होगा एनएसडीएल एंड सीडीएसएल, दो डिपॉजिटरीज हैं। लेकिन गिफ्ट सिटी में एक ही डिपॉजिटरी है, लेकिन ओन्ड बाय बोथ ऑफ दीज डिपॉजिटरीज। तो ओनरशिप में ये बराबर के भागीदार हैं।
NSDL एंड CDSL। अपार्ट फ्रॉम इट उसमें इंडिया एनएक्स भी ओनरशिप रखता है, NSEX भी ओनरशिप रखता है, MCX भी ओनरशिप रखता है। तो गिफ्ट सिटी में एक ही डिपॉजिटरी है जो दैट इज ओन्ड बाय 5 डिफरेंट मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस। और जब हम विदेशी ETFs को, फॉरेन ETFs को, उन ETFs को जो फॉरेन सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं, इंडिया एनएक्स पर लिस्ट करेंगे, क्लाइंट अपना रेजिडेंट इंडियन फॉरेन सिक्योरिटीज को इंडियन एक्सचेंज पर ही खरीद पाएंगे विद इन इंडियन टैक्स फ्रेमवर्क, और अपने खुद के डीमेट अकाउंट में रख पाएंगे। ये एक USP होने वाला है इस प्रोडक्ट का, जो यूनिक बेनिफिट होने वाला है इस प्रोडक्ट का, कि क्लाइंट उस शेयर्स का मालिकाना हक अपने नाम से रखता है, कोई और उसके ब्याह पे होल्ड नहीं कर रहा है। जी, एक और थोड़ा व्यावहारिक पहलू आपसे रितेश समझना चाहूँगा कि जब मैं अपने ब्रोकर के पास कुछ पैसे पार्क करता हूँ, जमा करता हूँ कि भाई इसका इस्तेमाल मैं मार्जिन के लिए करूँगा, इन्वेस्टमेंट्स के लिए करूँगा, तो क्या एक ही पूल में जो घरेलू शेयर बाजार है वहाँ पे जो मैं काम कर रहा हूँ उसके लिए भी इस्तेमाल होगा और इंडिया INX ग्लोबल एक्सेस के लिए भी इस्तेमाल होगा, या दोनों पूल हमें अलग अलग रखने पड़ेंगे? दोनों अलग हैं। तो कुछ, जैसे मैंने आपको बताया 200 से ज़्यादा ब्रोकर हम लोगों के साथ टाई अप किए। तो कुछ ब्रोकर जैसे आनंद आटी का मोबाइल ऐप अलग है, तो आपको आनंद आटी ग्लोबल एक्सेस के नाम से डाउनलोड करना होगा। तो भारतीय बाजारों में ट्रेड करने के लिए उसका मोबाइल ऐप अलग है, विदेशी बाजारों में ट्रेड करने के लिए मोबाइल ऐप अलग है। लेकिन कुछ ब्रोकर्स ने INXGA के थ्रू API इंटीग्रेट किया है। तो जैसे सैमको है, उसकी ऐप पे आप जाएंगे तो आपको सेम ऐप पे, जिसमें आपको आप इन्फोसिस या रिलायंस खरीद सकते हैं, सेम मोबाइल ऐप पे आपको ग्लोबल सिक्योरिटीज मींस ETF, नैस्डैक 100 या एप्पल या फेसबुक मिलेगा। लेकिन जो पैसे का पूल है, वो पैसे का पूल दो अलग अलग होता है। उसमें दो वॉलेट होते हैं, जो इंडिया के लिए वो रुपी में दिखाता है पैसा, और जो उन्होंने इंडिया से रुपी के थ्रू डॉलर भेजा है गिफ्ट सिटी में इंडिया NXGA को, वो डॉलर बैलेंस दिखाता है। तो दो अलग अलग वॉलेट हैं, एक रुपी वॉलेट है, एक डॉलर वॉलेट है, और दोनों आपस में मिक्स नहीं है। आप डॉलर से रुपी नहीं कर सकते, रुपी से डॉलर नहीं कर सकते। उसका मुख्य कारण RBI का LRS पॉलिसी है, जो कहता है कि जो इंडियन भारतीय निवेशक है वो अपने अकाउंट से ही डायरेक्टली LRS का पैसा भेजेगा। अगर ऐसा नहीं हो सकता कि भारतीय निवेशक अपना 1 लाख रुपए सैमको को दे और सैमको को बोले कि भाई सैमको की जो गिफ्ट एंटिटी है सैमको IFSC, उसमें मेरा 1 लाख रुपए के बराबर डॉलर इनेबल कर दो। तो सैमको IFSC में निवेशक के ब्याह पे पैसा ट्रांसफर नहीं कर सकता। तो रेजिडेंट इंडियन को सैमको IFSC या इंडिया NXGA में डायरेक्टली रुपी टू डॉलर भेजना होगा, और जब वो विथड्रॉ करेगा तो डायरेक्टली उसके बैंक अकाउंट में आएगा, वो भारतीय ब्रोकर के पूल को टच नहीं करेगा। जी, तो आज की तारीख में NRIs बाहर से हमारे बाजार में निवेश ज़्यादा कर रहे हैं आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू, या घरेलू निवेशकों की चूंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार काफ़ी तेज चल रहे हैं, तो यहाँ से हमें दिख रहा है कि उनका आकर्षण विदेशी बाजारों की ओर ज़्यादा है आपके प्लेटफॉर्म से। अगर तुलना करें दोनों की तो क्या ज़्यादा चल रहा है? सर अभी तो दोनों ही, मतलब मैं बोलूँगा कि बराबर सा है, क्योंकि हमने भले ही इंडिया NX पे, आप समझिए इंडिया NX पे डेरिवेटिव है, लेकिन हमने भले ही ETF नहीं इनेबल किया या इंडियन सिक्योरिटी नहीं इनेबल किया, लेकिन गिफ्ट सिटी में भारत की सभी, लगभग सभी, मैं सभी तो नहीं बोल पाऊंगा, लगभग सभी एसेट मैनेजमेंट कंपनी का ऑफिस है, जहां से ये लोग अपने फीडर म्यूचुअल फंड नॉन रेजिडेंट को बेचते हैं। तो आज की डेट में एसेट मैनेजमेंट कंपनी के थ्रू विदेशी निवेशक एक्सपोजर ले रहे हैं, और जब इन एसेट मैनेजमेंट कंपनीज का ETF इंडिया NX पे लिस्ट होगा तो ऑब्वियसली ETF के थ्रू भी एक्सपोजर ले पाएंगे, और रेजिडेंट इंडियंस INXGA के थ्रू ग्लोबल मार्केट में एक्सपोजर ले रहे हैं। तो दोनों ही जी बराबर से चल रहा है। अब एग्जैक्ट तो नंबर मैंने नहीं देखा है जो मैं कंपैरिजन जी, करके आपको बता पाऊँ कि कौन तो सा अभी ज़्यादा है आगे की कौन सा कम है। पाइपलाइन क्या है? मतलब जो डायरेक्ट इक्विटी या ETF वगैरह सीधे सीधे NRIs के लिए उपलब्ध हो जाएं आपके प्लेटफॉर्म पे, वो कब तक संभव होता हुआ दिखता है आपको? हाँ, तो हम लोगों ने जब मैं लाइक 2022 में मैं गिफ्ट सिटी आया था, तब हम लोगों ने एक प्रपोजल, ये ग्लोबल एक्सेस जब हमने US स्टॉक्स इंडियन क्लाइंट को देना शुरू किया 2022 में,
तभी हमने सोचा कि क्यों ना भारतीय स्टॉक्स ग्लोबल क्लाइंट्स को दिए जाएं। तो उसका जो सबसे आसान तरीका था, हमने सोचा डिपॉजिटरी रिसिप्ट बना देते हैं इंडिया एनएक्स पर इंडियन स्टॉक्स के फॉर एनआरआई क्लाइंट्स, जिससे वो इजी एक्सेस ले सके। क्योंकि इंडिया एनएक्स पे अगर हम इंडियन स्टॉक्स को इनेबल कर देंगे तो हम ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाएंगे। आज की डेट में अगर से इंडियन एक्सचेंजेस पर किसी विदेशी को ट्रेड करना है तो एफपीआई लाइसेंस जरूरी है, लेकिन गिफ्ट सिटी में ट्रेड करना है तो एफपीआई लाइसेंस भी जरूरी नहीं है और पैन नंबर भी जरूरी नहीं है। तो किसी भी विदेशी ब्रोकर जो गिफ्ट बेस है उसके थ्रू भी वो खरीद बेच कर सकता है इजीली। तो ऑब्जेक्टिव यही था कि हम इंडियन कैपिटल मार्केट का इजी एक्सेस देना चाहते थे। क्यों? क्योंकि सर हम डेवलपिंग कंट्री हैं, मतलब ज़्यादा कैपिटल मतलब ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट। तो एज एन एक्सचेंज, एक्सचेंज का प्राइमरी उद्देश्य ही होता है कि कैपिटल जनरेट करके देना कंपनीज के लिए। तो हम लोगों का उद्देश्य भी वही था कि कैसे हम इंडियन कंपनीज की हेल्प करें विदेशी निवेशक से पैसा रेज करने में। कोई इंडिया में कंपनी आईपीओ लेकर आ रही है तो ना केवल रेजिडेंट इंडियन से रेज कर पाए बट ऑल्सो विदेशी निवेशकों से भी वो अपना पैसा रेज कर पाए और यहाँ बिजनेस ग्रो कर पाए। तो वही एक उद्देश्य था। तो 2022 में हमने डिपॉजिटरी रिसिट्स प्रपोज किया, लेकिन वो प्रपोजल नहीं अप्रूव हुआ और उसका दूसरी तरह से अप्रूवल आया कि इंडियन कंपनीज अब गिफ्ट सिटी में लिस्टिंग कर सकती हैं। तो सरकार की तरफ से गाइडलाइंस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से सर्कुलर इश्यूज हो चुके हैं। तो आज की डेट में कोई भी इंडियन कंपनी जो अनलिस्टेड है, अनलिस्टेड मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जो लिस्टेड है वो सेबी की परमिशन के साथ ही लिस्ट कर सकती है और सेबी की गाइडलाइन आना बाकी है अभी। तो जब सेबी की गाइडलाइन आ जाएगी तब इंडिया की लिस्टेड कंपनीज भी इंडिया एनएक्स पर अपना सेकेंडरी लिस्टिंग कर पाएगी। लेकिन आज की डेट में अनलिस्टेड इंडियन कंपनी अगर उसे किसी विदेशी निवेशक से पैसा रेज करना है तो गिफ्ट सिटी आकर आईपीओ लाकर वो अपना पैसा रेज कर सकती है और उसकी लिस्टिंग गिफ्ट सिटी में इंडिया एनेक्स पर हो सकती है। लेकिन मुख्यतः जितनी भी भारतीय कंपनी है दे आर वेटिंग कि उनको रेगुलेटरी गाइडलाइंस में ये भी क्लैरिटी चाहिए कि भाई जब वो आज की डेट में इंडिया एनेक्स पर गिफ्ट सिटी में आईपीओ ले आए जिससे वो फॉरेन क्लाइंट्स के थ्रू तो पैसा रेज कर पा रहे हैं, लेकिन गिफ्ट सिटी में जब इंडियन कंपनी लिस्ट होगी उसमें इंडियन क्लाइंट्स का पार्टिसिपेशन अलाउड नहीं है। तो रेजिडेंट इंडियंस कैन नॉट ट्रेड। रेजिडेंट इंडियंस को उस कंपनी के शेयर खरीदने बेचने हैं तो वो उसे एनएससी बीएससी से ही खरीदना होगा और वो कंपनी अभी एनएससी बीएससी पर वो लिस्ट नहीं कर पाएगी अपने आप को, क्योंकि डुअल लिस्टिंग रेगुलेशन सेबी से अभी आए नहीं है। तो जब डुअल लिस्टिंग रेगुलेशन सेबी से आ जाएंगे तो जो कंपनीज जी, एनएससी बीएससी पर लिस्टेड हैं वो इंडिया एनेक्स पर लिस्टिंग की उनकी संभावना बनेगी और जो कंपनी गिफ्ट सिटी में आईपीओ लेकर आना चाहती हैं, विदेश से पैसा रेज कर रही हैं, उनकी भी लिस्टिंग की बिल्कुल। संभावना एनएससी बीएससी पर बनेगी। तो तो ये तो अभी डायरेक्ट इक्विटी सरकार की से बात हो गई। ये तो डायरेक्ट इक्विटी की बात हो गई, जहां पर ज्यादा मामला इस बात के लिए है कि हाँ, एक बार सेबी की गाइडलाइंस आ जाए तो रास्ता साफ हो जाएगा। यस ईटीएफ के मामले में कहाँ तक प्रगति है? सर, ईटीएफ के मामले में हम भारतीय एसेट मैनेजमेंट कंपनीज के साथ एक्टिवली एंगेज्ड हैं और हम प्लान कर रहे हैं कि भारतीय स्टॉक्स के ईटीएफ इंडिया एनेक्स पर इस 2026 में ही लॉन्च किए जाएं। तो मुझे पूरी जी, उम्मीद है कि हम वो जितने भी हर्डल हैं उन्हें पार कर पाएंगे और हम पहला ईटीएफ 2026 में जो इंडियन स्टॉक्स का ईटीएफ है वो इंडिया एनेक्स पे लिस्ट कर पाएंगे। और ऑब्वियसली जी, जब पहला होगा तो दूसरा तीसरा में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो वी विल बी एबल टू ऑफर अ वाइड रेंज ऑफ ईटीएफ्स और अ वाइड रेंज ऑफ बास्केट ऑफ पोर्टफोलियोज और बास्केट ऑफ स्टॉक्स थ्रू ईटीएफ टू द नॉन रेजिडेंट क्लाइंट्स। जी, बिल्कुल। आप गिफ्ट सिटी को सारी दुनिया के लिए एक फाइनेंशियल हब की तरह से काम करें, भारत में बेस्ड एक फाइनेंशियल हब जो सारी दुनिया के लिए उपलब्ध हो, इस तरह का एक फाइनेंशियल हब गिफ्ट सिटी बने, उस दिशा में आप काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर।